नमस्कार। आज का विषय कुंडली मिलान या अष्टकूट मिलान। आज के इस समय में कोई भी व्यक्ति, जैसे माता पिता, उनको सबसे जो चिंता होती है वो अपने संतान की विवाह के बारे में ज़्यादा चिंता रहती है। अब चाहे लड़का हो या लड़की, तो विवाह में देरी होती है। और सबसे पहले अगर विवाह का अगर विचार आता है तो वो सबसे पहले वो देखते हैं कि कुंडली मिलान हम कैसे करें। तो कुंडली का आदान प्रदान होता है, कुंडली देखते हैं। कुंडली देखने के बाद में पता चलता है कि उसमें कोई कुंडली मिल नहीं रही है। किसी के मंगल दोष आ गया, किसी के बगुड़ दोष आ गया, किसी के नाड़ी दोष हो गया। तो इस विषय को मतलब लोगों ने बहुत हवा बना रखा, बहुत बड़ा हवा बना रखा कि कुंडली, किसी की व्यक्ति की कुंडली को मिलाने का, जैसे कंप्यूटर में उन्होंने डाल करके अपने डेट ऑफ बर्थ डाली, समय डाला, डालते ही वो तो 1 सेकंड में निकाल के बता देते हैं कि कुंडली नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और जिसके कारण से क्या है कि कई अच्छे संबंध जो है वो छूट जाते हैं। और वो कुंडली मिलान के चक्कर में ऐसे ऐसे संबंध बन जाते हैं कि जो आगे जाके भविष्य में क्या, या तो उनके आपस में वैचारिक मतभेदता होती है या कहीं अलगाववादी हो जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण, उसको जानने के लिए हमने ये कुंडली के बारे में, मिलान के बारे में हम चर्चा करेंगे। किस तरह से कुंडली को सरलता से मिलाया जाए, सरलता से उसका मिलान किया जाए। तो आज ये विषय हम लेके आए हैं कि भाई कुंडली का मिलान, अष्टकूट मिलान, जिसको बहुत बड़ा लोगों ने हवा बना रखा, उसको हम कैसे सरलता से, सहजता से उसको अपन मिलाप करें। तो कुंडली जो है 2 तरह से मिलाई जाती है। एक तो नक्षत्र मिलान होता है और एक ग्रह मिलाप होता है। तो नक्षत्र मिलान में जैसे अष्टकूट का मतलब है कि 8 तरह के वो गुण मिलाने हैं, 8 तरह के गुण। अब जिसे आप देखिए, इधर देखिए, वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भगुट और नाड़ी। इन सब का वर्ण का जैसे है तो उसको 1 पॉइंट मिलता है, वैश्य का 2 पॉइंट मिलता है, तारा का 3 पॉइंट, योनि का 4 पॉइंट, ग्रह मैत्री का 5 पॉइंट, गण का 6 पॉइंट, भगुट का 7 पॉइंट और नाड़ी का 8 पॉइंट। इन टोटल का जोड़ 36 गुण आता है। अब 36 गुण तो मिलते नहीं है, तो उसमें यह कि 36 में से अगर 18 गुण भी मिल गए तो भी वो उस कुंडली को वैवाहिक, भाई ठीक है, विवाह, ये कुंडली का मिलान हो गया, तो आप इसमें विवाह कर सकते हैं। तो इनको किस तरह से हमें मिलान करना है वो हम थोड़ा समझेंगे। दूसरा है ग्रह मिलाप। अब कभी क्या इसके अंदर 36 गुण में से 18 गुण मिल गए, नहीं मिले, 17 मिल गए, 22 मिल गए, कौन सा जो अंक है, कौन सा गण है वो ज़्यादा महत्व रखता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और ग्रह मिलाप में क्या है कि वर और वधू की दोनों की कुंडलियों को मिलाते हैं आपस में। जैसे कि सप्तम भाव है, लगन है, लग्नेश है, भाग्येश है, गुरु है, शुक्र है, तो वो उनको मिलाप करते हैं। सप्तम, अष्टमेश, द्वादशेश, तो इन चीज़ों को जो मिलाते हैं वो है ग्रह मिलाप। तो शादी से पहले कुंडलियाँ एक दूसरों के पास आदान प्रदान करते हैं, फिर देखते हैं, फिर ये नक्षत्र का, ये ग्रह, उनको मिलान करते हैं, फिर मिलान करने देखते हैं कि भाई ये एक दूसरे के योग्य है, नहीं है, तो वो कुंडली के आधार पे ही वो तय करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसको विषय से हटके भी हो जाता है। तो इसके बारे में हम सोचेंगे, इसके बारे में हम ये विचार करेंगे कि भाई किस तरह से हम, अगर कुंडली में कहीं कोई दोष है तो उसका कैसे, उसका निवारण होता है, तो उसके बारे में थोड़ा, इसके बारे में जानेंगे। अब वर और वधू की दोनों की कुंडलियां हमारे पास आती है, उसको कैसे, उनका अष्टकूट कैसे मिलाया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि अष्टकूट ये 8 तरह की जो है मिलान होते हैं। अब उसमें किस तरह से, कौन सा मिलान किस तरह से किया जाता है,
उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे पहला है ये वर्ण, तो वर्ण से हमें 1 पॉइंट मिलेगा। तो दोनों की कुंडलियों में वर्ण 4 होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जन्म राशि के हिसाब से दोनों की कुंडलियों को हम मिलाते हैं, तो ये वर्ण दोनों की कुंडली से जन्म राशि से इनका निर्धारण किया जाता है, तो उसमें 1 पॉइंट मिलता है। दूसरा नंबर है वैश्य विचार, उससे हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। तो वैश्य विचार में जैसे चतुष्पद है, द्विपद है, जलचर है, वनचर है और कीट है, इनका निर्धारण भी जन्म राशि से किया जाता है। यानी जन्म राशि से ही वर्ण का निर्धारण होता है और जन्म राशि से ही वैश्य का विचार किया जाता है। फिर तीसरा वर्ण, ये वर्ण हो गया, वैश्य हो गया। अब ये तारा, तारा ये 9 होती है, जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रतरी, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र। इनका निर्धारण हम नक्षत्रों के हिसाब से करते हैं, नक्षत्रों के आधार पे करते हैं। इनमें क्या है कि 3, 5 और 7, यानी ये है, ये तीनों ताराएं ये खराब होती है। विपद 3 नंबर की, 5 नंबर की प्रतरी और 7 नंबर की वध, ये तीनों ही खराब होती है। तो तारा से ये नक्षत्रों से हमने मिलान किया, तो उससे हमें 3 पॉइंट मिलेंगे, 3 अंश मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। योनि विचार, योनि विचार से हमें 4 अंक प्राप्त होते हैं। अब इसमें देखिए 14 तरह की ये योनियां होती है, जैसे अश्व, गज, मेष, सर्प, श्वान, मार्जार, मूषक, गो, महिष, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल और सिंह। तो अलग अलग ये योनियां होती है, इनके आपस में किस तरह के विचार होते हैं, इसका निर्धारण, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें एक नक्षत्र होता है अभिजीत नक्षत्र, उसको इसमें जोड़ के 28 नक्षत्र से इनका निर्धारण किया जाता है और उससे हमें 4 अंक प्राप्त होते हैं। इससे आगे 5 नंबर की जो है ग्रह मैत्री विचार। ग्रह मैत्री में दोनों वर और वधु की दोनों राशियों, दोनों कुंडलियों की जो जन्म की राशि होती है, राशि स्वामी होती है, राशि स्वामी, इन दोनों की मित्रता और शत्रुता के आधार पे इसका निर्धारण होता है और उसके आधार पे हमें ये 5 अंक प्राप्त होते हैं। उसके बाद गण विचार। तो गण 3 तरह के होते हैं, देवगण, मनुष्य और राक्षस। तो उन वर और वधुओं की दोनों की कुंडलियों को लेकर के 27 नक्षत्रों से इसका निर्धारण किया जाता है और उससे हमें 6 अंक प्राप्त होते हैं। तो ये 7 नंबर है भगुट विचार। भगुट विचार में वर व वधु की जो राशि होती है, कुंडलियों में जो राशियां होती है, उनके अंतर से ये भगुट विचार किया जाता है। कैसे करते हैं कि जैसे इसमें 2 तरह के होते हैं भाई, या तो 0 अंश मिलेगा या 7 अंश मिलेगा। अब आप देखिए कि 2, 12 मैंने यहाँ लिखा, 2, 12, 6, 8 और 5, 9। इधर मैंने लिखा 1, 7, 4, 10, 3, 11। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक बगल में कुंडली है, उससे हम समझने का प्रयास करते हैं कि चंद्रमा, जैसे चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वही उस वधु वर की वो राशि होती है। चंद्रमा यहाँ बैठा में लगन में बैठा हुआ है और दूसरे भाव में यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस चंद्रमा से ये वर की कुंडली है, एक ये वधु की, तो यहाँ से ये दूसरा हुआ 1, 2 और इससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 2, 12 ये हो गया। यानी वर और वधु की राशियां इस तरह से होती है, तो वो 2, 12 इसके अंदर आती है। 6, 8 का मतलब हुआ कि वर की यहाँ पे है और 6ठे भाव में यहाँ पे है, यहाँ चंद्रमा हो गया, तो यहाँ से 6 और यहाँ से गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो
इसको षडाष्टक योग भी बोलते हैं। तो वधु की या वर की ये राशि है और वर या वधु की ये राशि है। अगर ये चंद्र राशि यहाँ पे है, अगर दूसरी यहाँ है, तो ये योग हुआ 6-8 का अंतर हो गया। एक 5-9 का हो गया। जैसे यहाँ पे एक राशि है चंद्रमा, दूसरी यहाँ पे है चंद्रमा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, और यहाँ से काउंट करेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5-9 का अंतर हो गया। तो अगर इस तरह के वर और वधु की राशियों में अंतर आता है तो उसको 0 पॉइंट देते हैं। अब इधर देखिए आप 1 और 7 की, 1 7 की यहाँ पे 1 से 7 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये दूसरा 4 10 का, तो 4 ये चंद्रमा या तो यहाँ हो या यहाँ पे हो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 यहाँ हो। तो या तो राशि यहाँ पे हो या ये चंद्रमा यहाँ हो, तो ये 4 10 का ये हो गया। यानी एक राशि यहाँ पे, एक राशि यहाँ पे, तो ये 4 10 का। एक है 3 11 का, तो किसी वर्ग की कुंडली में चंद्रमा यहाँ है और 11, यहाँ से 11 गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 यहाँ पे चंद्रमा है, तो 3 11 का योग हो गया। तो ये अगर इस तरह से अगर हमें मिलान मिलता है तो उसको हम 7 अंक देते हैं। तो ये 7 अंक हो गया। उसके बाद में लास्ट जो सबसे पावरफुल जो कुंडली मिलान में होती है नाड़ी दोष, जिसको सबसे ज्यादा नाड़ी दोष को अंक मिलता है 8, यानी 36 में से 8 गुण। 8 3 तरह की नाड़ियां होती है, आदि, मध्य और अंत। ये क्या 27 नक्षत्रों से होती है, और 3 नाड़ियां होती है, तो 3 का डिवाइड किया तो 9 नक्षत्र आ गए। तो 9 नक्षत्र इन तीनों को मिलते हैं। अब अगर दोनों वर और वधु की अगर सेम नक्षत्र में हो गया तो उसको 0 पॉइंट देते हैं, और वर और वधु की अलग अलग नक्षत्र है तो उसको 8 ये देते हैं, 8 नंबर। अब आप देखिए कि अगर कुंडली मिलान में यहाँ देखते हैं यहाँ अगर साथ में अगर यहाँ 0 आ गया, यहाँ अगर 0 आ गया, तो 15 अंक तो यही खा गया दोनों, बाकी बचे कितने 21। ये 2 को सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं, और इन दोनों को दोष को देखते ही लोग कुंडली को रिजेक्ट कर देते हैं, नाड़ी दोष को देखते रिजेक्ट कर देते हैं। जबकि इस नाड़ी दोष का भी परिहार है। अगर बारीकी से अगर कुंडली का अपन चेक करें, विश्लेषण करें, देखें, तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने ये कहा कि अगर सेम नक्षत्र में दोनों वर वधु की कुंडली है, लेकिन चरण एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो वर का अगर नक्षत्र का प्रथम ये चरण है और वधु का अगर ये चतुर्थ है या ये है या ये है, तो उसको इसमें परिहार मानना चाहिए, नाड़ी दोष नहीं मानना चाहिए। लेकिन क्या है कि आजकल के लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपना वो जानते हैं, कंप्यूटर में और मोबाइल में कई सारी एप्लीकेशन हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं वो, और डाउनलोड करके उसमें अपना देखते हैं कि किसी कुंडली आई, उसमें तारीख, नाम, तारीख, समय और स्थान डाला और डालते मिलान किया, और वो कंप्यूटर में तो क्या चीज़ें फीड है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई नक्षत्र चरण कौन सा है। वो तो अगर ये चरण सेम नक्षत्र आ गया उसको रिजेक्ट कर देता वो। तो लोग क्या करते हैं कि खुद ही कर लेते हैं कि कुंडली उसमें मिलान किया, नक्षत्र उसमें मिला के दे दिया कि नहीं साहब इसमें तो भगुड़ दोष आ रहा है, ये इसको रिजेक्ट कर देते। अब सबसे समस्या यहाँ क्या आती है कि वर और वधु के परिवार वाले आपस में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरों को बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। वो उसको
3 पीढ़ियों से जानते हैं, वो उसको 3 पीढ़ियों से जानते हैं, और आपस में संबंध भी हो रखे हैं, और उनके दोनों में किसी के लड़का है किसी की लड़की है, लेकिन वो कुंडली जो है ना वो खुद देख लेते हैं, और कंप्यूटर बोल देता है या वो मोबाइल बोल देता है कि नहीं ये कुंड मिलान सही नहीं है। अब वो संबंध होते होते रुक जाता है। चाहते हैं वो कि संबंध हो, लेकिन वो जो कुंडली का ये जो है ना ये सर्प नाग, ये उसको उनको ये मतलब विवश कर देता है कि वो उसको उस शादी वो नहीं करते। जबकि मैं कहता हूँ कि अगर ये नाड़ी में अगर इस तरह का हो, सेम नक्षत्र में अलग अलग हो, तो उसको अच्छा एक इसमें एक ग्रह के 3 9 आए, तो 9 में से तो कोई और भी नक्षत्र होता है, दूसरे नक्षत्र में अगर उसका जन्म है तो उसको कर सकते हैं। भाई नक्षत्र तो अलग हो गए, उसका चरण अलग हो गया, तो चरण में आप उसको उसका परिहार मानना चाहिए, लेकिन नहीं, तो खुद पंडित बन जाते हैं। और आजकल के जो पंडित है वो भी उसके ऊपर ही कंप्यूटर में या मोबाइल पे देख करके ही निकालते हैं। वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं कि भाई वर्ण कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, इसका परिहार कैसे, वो नहीं जानते उस चीज़ को। अगर जैसे ऐसे इस तरह से ग्रह मैत्री में वो कहते हैं कि साहब एक दूसरे के दुश्मन है, अरे तो दुश्मन तो है, लेकिन हो सकता है कहीं उसमें उसको आप फिर से देखिए, उसको चेक करिए कि उनका कहाँ कैसा संबंध बन रहा है। उस चीज़ को वो चेक नहीं करते, वो तो देखते हैं आया और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसको आप इसमें थोड़ा सा क्या है, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कुंडली मिलान करनी है तो इन दोनों दोषों के परिहार का भी है, इसकी व्यवस्था भी है, तो इसको भी आप चेक करें। अब इसके बाद में ये तो हो गया साहब 36 गुण हो गए। 36 में से ये दोनों गुण गए, फिर बच गया साहब 21 गुण मिलान हो गया। तो आप क्या 21 को सही मानोगे? फिर एक शब्द आता है मांगलिक विचार, क्या ये मेरी लड़की मांगलिक है, वो लड़का मांगलिक है, उसके बारे में भी बहुत सारी मतलब लोगों ने इतना बड़ा बना रखा है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। अब हमने अष्टकूट के बारे में जाना, उनके दोषों में कितने 36 गुण मिलते हैं, कैसे मिलते हैं और कैसे उनका परिहार होता है। अब सबसे बड़ी जो समस्या आती है मंगल दोष की, ये लड़की मांगलिक कुंडली है, लड़के की मांगलिक कुंडली है, सब हम नहीं करेंगे, तो उसके कारण भी अच्छे संबंध छूट जाते हैं। अब मंगलिक दोष होता क्या है? मंगलिक दोष से ये कुंडली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव है। इसमें मंगल प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव, अगर इस जगह पे अगर मंगल या 1 4 7 8 और 12 भाव में अगर मंगल कहीं पे बैठा हो तो उसको मंगल दोष बोलते हैं। तो कुंडली मिलाने के लिए जैसे वर की कुंडली में या तो वधू के लिए भी यहां चाहिए, तब वो मिलाते हैं कुंडली। तो सपोज करो इसकी किसी व्यक्ति की मंगल यहां आ गया वधू की कुंडली में, मोबाइल तो क्या करेगा कि वो देखेगा कि मंगल कहां बैठा है, एकादश भाव में बैठा हुआ है, और वर की कुंडली में या लगन में बैठा हुआ है, या कहीं इसी स्थान में इनमें से कहीं अगर कहीं बैठा हुआ है, तो वो कहेगा साहब ये कुंडली नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वधू की कुंडली में मंगल एकादश भाव में बैठ गया, इसलिए मंगल दोष हो गया। अच्छा, मंगल दोष क्यों होता है? कि मंगल क्रूर ग्रह है, मंगल क्रूर ग्रह है, तो यह जहां बैठता है तो वहां की स्थिति को खराब करता है, उसके भाव को खराब करता है। तो मेरा यह मानना कि अगर मंगल क्रूर ग्रह है तो सूर्य क्या है, शनि क्या है, राहु और केतु क्या है, ये भी तो क्रूर ग्रह हैं। अगर आप ये मंगल का अगर क्रूरता अगर आप मानते हैं तो इनका भी मानो आप। जैसे आपने कहा कि अगर वर की कुंडली में मंगल जिस जगह हो उसी स्थान में यहां वधू के मंगल होना चाहिए। तो अगर इन्हीं स्थानों में अगर सूर्य, शनि, राहु और केतु यहां पे भी और यहां पे भी, लगन में भी और यहां पे भी, अगर ये
चारों क्रूर ग्रहों में से एक या दो क्रूर ग्रह है तो उस कुंडली को भी मांगलिक क्यों नहीं मानते आप? क्रूर क्यों मानते हो? तो अगर इस मेरा मेरा ये मानना है, मेरा आप लोगों से ये एक सुझाव है कि अगर इस यहाँ अगर मंगल है और वधु की कुंडली में या वधु की कुंडली में मंगल है और वर की कुंडली में ऐसा है और उन्हीं स्थानों में प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में सूर्य शनि और राहु केतु है तो उस कुंडली को भी मंगलिक मानना चाहिए और उसका मंगल का परिहार करना मानना चाहिए। लेकिन वो मोबाइल थोड़ी बताएगा आपको, नहीं बताएगा, मोबाइल तो रिजेक्ट कर देगा। तो इस स्थिति में अच्छे संबंध खत्म हो गए, खराब हो गए या मिले नहीं। तो मंगलिक के बारे में आपको खुद को इतना डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि साहब कुंडली ये मिल गई, इसमें मंगल है उसमें मंगल नहीं है। तो इसके लिए इन चीज़ों को भी आप देखें, आप सूर्य शनि राहु केतु को प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में भी आप देखिए, अगर ये है तो ये इसका दोष खत्म हो गया, इसको मानना चाहिए। क्योंकि जब ये क्रूर ग्रह तो ये भी क्रूर है, इसलिए इस मंगल दोष के बारे में इतना ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं करने की जरूरत है। आप इसको इससे भी इस तरह से आप इसको परिहार मानिए। तो मंगल दोष का ये परिहार हुआ। अब जैसे अब हमने देखा कि कुंडली के अंदर अष्टकूट मिलान के अंदर 36 गुण में से जैसे 18 से कम मिल गए 18 से कम गुण मिल गए और नाड़ी दोष भी आ गया, कई भगुड़ दोष भी आ गया। तो इस चीज से क्या आप रिश्ता नहीं करेंगे? मैं कहता हूं कि अगर 18 से कम भी मिले और इसका अगर कहीं परिहार निकल रहा है आपके पास और कुंडली में दोनों की कुंडली में अगर सबसे पहले आप लगन देखिए कि दोनों चर है या स्थिर है, कौन सा है। दोनों के लग्नेश स्वामी, दोनों के जो लग्नेश है वो उसके स्वामी, उनमें मित्रता है या खुद स्वयं खुद है, एक ही है, या सप्तमेश या सप्तम या सप्तमेश है, वो दोनों के मित्र है। कहीं लड़की वधु की कुंडली में अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है या द्वादश भाव में कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा हुआ है, इस चीज को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर लगन लगने से बड़ी मित्रता है, राशि इसमें अगर मित्रता है, भाग्य स्थान से कोई परेशानी नहीं है, लगन में कोई परेशानी नहीं है, पंचम में कोई परेशानी नहीं है, तो मेरे हिसाब से उस कुंडली दोनों की कुंडली में चाहे वो 14 गुण मिल रहे हो और भगुड़ दोष या नाड़ी दोष का परिहार हो रहा है तो आपको वो संबंध करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई पंडित जी ने बता दिया कि वो 18 से कम गुण मिल रहे हैं, ये दोष आ रहे हैं, वैसे मत जाइए। आप मतलब अपने आप में ज्योतिषी मत करिए, किसी अच्छे ज्योतिषकार से आप कुंडली दिखाइए, उसका विश्लेषण करवाइए, उसके बाद में आप वो रिश्ता आपको करना चाहिए। अगर इस तरह के दोष अगर आते हैं जैसे मान यहाँ अगर कोई क्रूर ग्रह है, यहाँ कोई क्रूर ग्रह या सप्तम में, तो उसके बारे में जरूर आपको अगर कम गुण मिल रहे हैं तो वो संबंध नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ कोई परेशानी नहीं है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में कहीं परेशानी नहीं है, तो आपको विचार करना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि इस तरह से जो आप देखते हैं कुंडलियाँ खुद कंप्यूटर पे देख लेते हैं, वो विचार उस पर मत जाइए। और अगर वो 15 गुण मिल रहे हैं, 14 गुण मिल रहे हैं, आपका परिवार एक दूसरे का जाना पहचाना है, बड़ी आप दूसरे को जानते हैं, तो आपको ये रिश्ता करना चाहिए। तो आज हमने ये अष्टकूट मिलान के बारे में देखा और किस तरह से मिलाया जाता है। सिर्फ आप मोबाइल पे मत जाइए, इस तरह से मैनुअल भी आप मिलवाइए। मैनुअल मिलाने से आपको उसका परिहार के बारे में पता चलेगा कि अगर ये दोष है तो उस दोष को कैसे उसका निवारण होता है, कैसे उसका परिहार होता है। ऐसे ही मंगल दोष का मैंने आपको बताया कि प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में अगर मंगल है और
वधु या वर की कुंडली में भी लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में सूर्य, शनि, राहु, केतु अगर ये ग्रह है तो उसको मंगल का परिहार मानना चाहिए। और नाड़ी दोष में जैसे मैंने बताया कि अगर सेम नक्षत्र में है और अलग अलग उनके चरण में है तो उसका परिहार मानना चाहिए। और इस तरह से देख करके आप कुंडली मिलान करके आपको रिश्ता तय करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके और उसमें वो कुंडली मिलान कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर तो वही बताएगा चीज़ जो जिसके अंदर उसमें जो फीड किया हुआ है, उससे बाहर नहीं बताएगा, तो वो निष्कर्ष इस तरह से निकाल देगा। तो मेरा जो सब सॉफ्टवेयर डेवलप जो करते हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि उसमें इस तरह की एक व्यवस्था करेगी जो अपने नियम है उनको भी उसमें जोड़ें, जिससे कि कई सारी जो भ्रांतियां हैं वो खत्म हो और एक अच्छा गुण निष्कर्ष निकले और आपस में बढ़िया संबंध मिल जाए। तो अगर वो कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से जो मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर है वो कोई काम के नहीं है। धन्यवाद।